दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसका लेक्चर 10 हमने कर लिया था। आज हम लोग जो है प्रस्तावना चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। इसमें हम देखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द। तो ये जो लोकतांत्रिक है यानी लोकतंत्र की अवधारणा है, सबसे पहले ब्रिटेन में आती है जिसमें बहुमत का शासन, संसदीय सर्वोच्चता, लेकिन इसके यहाँ शक्ति पृथक्करण ना के बराबर था और न्यायिक समीक्षा भी नहीं थी। और स्वतंत्रता कैसी थी? कमजोर थी। और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो वंशानुगत व्यवस्था थी। फिर अमेरिका की देखें तो अमेरिका में गणतंत्र शब्द जुड़ा। ये जो गणतंत्र शब्द है ये अमेरिका से लिया गया। यहाँ जो है शक्ति पृथक्करण था, यहाँ पर स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया, न्यायिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया, जनता द्वारा निर्वाचक मंडल बने और निर्वाचक मंडल से ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक शब्द और गणराज्य शब्द की पृष्ठभूमि थी। अब है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत ने इस व्यवस्था पर इसलिए बल दिया ताकि लोकतंत्र के रूप में बहुमत का शासन स्थापित हो और गणतंत्र के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिले। ठीक है, गणतंत्र का सामान्य अर्थ होता है जनता से संबंधित, जिसके तहत राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, लोक संप्रभुता होनी चाहिए और सभी लोकपद जनता के लिए खुले होने चाहिए। भारत में प्रतिक्रियात्मक रूप से गणराज्य है। भारत क्या है? प्रतिक्रियात्मक रूप से गणराज्य है क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, सभी लोग पद जनता के लिए खुले हुए हैं और लोकतंत्र लोक संप्रभुता भी है। लेकिन वास्तविक रूप से गणतंत्र की अपनी सीमाएं भी है जिससे गणतंत्र प्रभावित होता है, जैसे चुनावों में धनबल या बाहुबल है, सभी लोक संस्थाओं में जनता की समान भागीदारी नहीं है, जैसे न्यायपालिका में केवल 4 महिला जज है और समाज अभी भी जाति व धर्म में बटा हुआ है। एक प्रश्न है, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय है? इसको लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब है भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले भारतीय संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता। या भारतीय संविधान का उद्देश्य जो प्रस्तावना में निहित है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या निहित है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय यूएसएसआर से लिया गया है। न्याय में 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आते हैं। ये जो न्याय शब्द है, न्याय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में जो किया गया है, न्याय शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ? प्रस्तावना में किया गया और डीपीएसपी में किया गया है। और ये न्याय शब्द यूएसएसआर से लिया गया। बाकी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता जो है वो 2 प्रकार की है, पद व प्रतिष्ठा की समता और अवसरों की समता। बंधुत्व जो है वो 2 स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जैसे व्यक्ति की गरिमा, और समाज के स्तर पर देखें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये उसके उद्देश्य हैं। अब है न्याय। न्याय सार्वभौमिक नहीं होता है, यह समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता भी है। जैसे भारत में समलैंगिक लोगों की शादी का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि अमेरिका में यह अधिकार प्राप्त है। भारत वितरणात्मक न्याय को अपनाता है, यानी कि अनुपातिक न्याय को अपनाता है, अर्थात न्याय तार्किक पूर्ण होना चाहिए। न्याय कैसा होना चाहिए? तार्किक पूर्ण। अब है सामाजिक न्याय। समाज के सभी सदस्यों के मध्य न्यायपूर्ण समता का अधिकार ही सामाजिक न्याय कहलाता है, यानी कि समाज के सभी सदस्यों के बीच जो होना चाहिए वो न्यायपूर्ण समता का अधिकार, यही सामाजिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक जो संसाधन है, आर्थिक जो संसाधन है, ठीक है, उनका न्यायपूर्ण वितरण आर्थिक न्याय कहलाता है, यानी आर्थिक जो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, जैसे कि 39 का बी और सी। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता पर बल दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की सर्वांगीण विकास, व्यक्तिगत विकास से संबंधित है, जिसके तहत या जिसके लिए व्यक्ति को पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए या उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है व्यक्ति का कैसा विकास हो? तो सर्वांगीण विकास हो, व्यक्तिगत उसका विकास से संबंधित है, जिसमें क्या हो? व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। समता, प्रस्तावना में 2 तरह की समता है। कितने तरह की? 2 तरह की। पद व प्रतिष्ठा की समता का अर्थ है, पहला है पद व प्रतिष्ठा की समता। इसका अर्थ है कि
असमान और भेदभाव युक्त व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिसमें विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए। मतलब क्या कि विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। यह विधि के समक्ष समता पर बल देता है। अवसर की समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति, दूसरा था ना अवसर की समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, जैसे मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। बंधुत्व की बात आती है तो बंधुत्व जो है वो प्रस्तावना में और फंडामेंटल ड्यूटी में दो जगह वर्णित है। बंधुत्व शब्द का प्रयोग संविधान में प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। बंधुत्व शब्द का प्रयोग संविधान में प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता भी बंधुत्व को इंगित या दर्शाती है। बंधुत्व को एकल नागरिकता भी दर्शाती है। व्यक्तिगत स्तर पर बंधुत्व के रूप में व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया जाता है। समाज के स्तर पर बंधुत्व ऐसा हो जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाता हो। एकता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो एक होने की भावना को दिखाता है, जिसे भारत अनेकता में एकता रखता है। यहाँ पे अखंडता एक भौगोलिक अवधारणा है जो होने के लिए भावना को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, एक होने की भावना को बनाए रखने का प्रयास करती है अखंडता। वह प्रस्तावना की शक्ति या प्रस्तावना के विधिक प्रभाव क्या है? तो प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, क्योंकि प्रस्तावना ना तो कार्यपालिका और विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही कार्यपालिका विधायिका प्रस्तावना पर कोई प्रतिबंध लगाती, जिसका अर्थ है कि प्रस्तावना की कोई शक्ति नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्तावना सहित संविधान को स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या किया? प्रस्तावना के साथ संविधान को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है प्रस्तावना संविधान का अंग था। 1960 में री बेरोवारी केस आया। कौन सा केस आया? री बेरोवारी केस आया, जिसमें यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी कि री बेरोवारी केस में क्या कहा गया? अंग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में सामान्य प्रावधान है। केशवरन भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए यह संशोधनीय है, लेकिन गैर वादी योग्य, यानी इसके आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायोचित नहीं है, गैर प्रवर्तनीय है, गैर बाध्यकारी है। और 1980 में मिनर्वा मिल केस आया। ठीक है, इसमें माना कि प्रस्तावना निरपेक्ष रूप से शक्ति, यानी पूर्ण रूप से शक्ति का स्रोत नहीं है। यह क्या है? यह निर्देशात्मक है। ठीक है, उसके बाद एक और केस आता है LIC 1995। LIC केस 1995 में केशवानंद केस के निर्णय को और अधिक मजबूती मिली, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रावधान नहीं रखती। मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग तो है, लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। इसकी प्रकृति कैसी है? निर्देशात्मक है। अब इसका महत्व देख लें प्रस्तावना का। यह संविधान में दर्शन, आदर्श, मूल्य और आकांक्षाओं की व्याख्या करता है। संविधान का दर्शन क्या है, उसका आदर्श क्या है, उसके मूल्य क्या है और क्या आकांक्षा है। यह भारतीय राज्यव्यवस्था की प्रकृति को बताता है कि हमारे भारतीय राज्यव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। संविधान के उद्देश्य को दर्शाता है प्रस्तावना, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, ये बात भी हमें प्रस्तावना से पता चलती है। यह संविधान का सार व आत्मा है और संविधान को समझने का आधार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार या आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का सार या आत्मा है या उसको समझने का स्रोत है। यह न्यायपालिका को न्यायिक अर्थ देने में सहायता करता है। प्रस्तावना क्या करता है? न्यायपालिका को कोई न्यायिक अर्थ देने में सहायता करता है। इसके अलावा अलग अलग विचारकों ने इसका महत्व भी बताया है, जैसे कि ननी पालकीवाला मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। वही KM मुंशी मानते हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है और राजनीतिक जन्म पत्री है। कौन मानते हैं? KM मुंशी। उसके बाद जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी मानते हैं कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब है प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना गैरवादी योग्य है, गैर प्रवर्तनीय है, गैर बाध्यकारी है। प्रस्तावना को अपनी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है। प्रस्तावना में आदर्श और लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता नहीं है। जैसे प्रस्तावना समाजवाद की बात तो करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि समाजवाद कैसा हो। प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि क्या संविधान का या क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इस पे चर्चा करना। ठीक है, थैंक यू।